हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्कॉटिश चॉसरियंस। देखिए, हमने अभी तक जैसे लिटरेचर शुरू किया तो हमने 14th सेंचुरी से इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया। और 14th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर अगर पढ़े और उसमें चौसर का नाम नहीं आए, दैट मीन्स योर स्टडी इज इनकम्प्लीट एंड रॉन्गली डायरेक्टेड। तो हमने इसीलिए चौसर को पढ़ा, एज के कुछ फैक्ट्स पढ़े और उसके बाद में चौसर के इम्पोर्टेंट वर्क्स जो थे वो पढ़े। And especially, we had a video on Chaucer's Canterbury Tales and Prologue. चौसर के बाद में हमने 14th सेंचुरी और 15th सेंचुरी में उन राइटर्स को पढ़ा who started following चौसर। चौसर ने कई अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए इंग्लिश में लिखना। जब उसने शुरू किया पोएट्री में तो उसने कई एक्सपेरिमेंट्स किए। ड्रीम विजन में लिखा, एलेगोरिकल लिखा, एलिटरेटिव लिखा, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखा। उसने राइम रॉयल को इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश में। तो उसने कई ऐसे नए तरीके से और सोसाइटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, सैट्रिक रूप से प्रेजेंट किया जाए। सो ही डिड हिज बेस्ट इन हिज राइटिंग्स। सो देयर वर मैनी राइटर्स हु स्टार्टेड फॉलोइंग चौसर। तो जिन्होंने चौसर को फॉलो करना शुरू किया, वी स्टार्टेड कॉलिंग देम चौसरियंस। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि ब्रिटेन में, स्कॉटलैंड में भी कुछ राइटर्स ने उनको फॉलो करना शुरू किया। तो हमने ब्रिटिश चौसरियंस तो पढ़ा ही थी लास्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कि who were the Scottish Chaucerians and how they started working in English literature। कैसे उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो हम आज स्कॉटिश चौसरियंस पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। स्कॉटिश चौसरियंस में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं जॉन बार्बर। ठीक है। हिज birth was in 1320 and 1395 is his death year. He was the national poet of Scotland. So mark it star here because this is very important fact. He was the national poet of Scotland. ठीक है, John Barber. His famous major work is Bruce. इसको आप मार्क कर लो। इसका जो famous major work था वो था Bruce. It shows the struggle of Scotland for freedom from 1286 till the death of Bruce. तो एक तरीके से स्कॉटलैंड की हिस्ट्री को बताया हुआ है 1286 से किंग ब्रूस जो है उनकी डेथ तक, एंड उनका जो स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए उसको इसमें बताया है। एंड इट इज ऑल्सो वर्क ऑफ पैट्रियटिज्म, शिवलरी एंड हीरोइज्म। पैट्रियटिज्म है बिकॉज ही वॉज अ नेशनल पोएट एंड ही डिड हिज बेस्ट टू शो द इमेज ऑफ स्कॉटलैंड ऑन इंटरनेशनल होराइजन। और उसमें शिवलरी और हीरोइज्म को भी इसने ऐड किया। तो जॉन बार्बर, नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड, एंड सेकेंड हिज मेजर वर्क इज ब्रूस। ये दो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट राइटर, रॉबर्ट हेनरिसन। रॉबर्ट हेनरिसन को लेते हैं। ही इज नोन फॉर टेस्टामेंट ऑफ क्रिसिडी। देखो, ट्रॉयलस और क्रिसिडी पे काफी वर्क्स हमें मिल रहे हैं। और वो क्यों था? क्योंकि एक प्रेवलेंट थीम थी। जब चौसर ने उसको लिखा था तो द पर्सन्स हु स्टार्टेड फॉलोइंग चौसर, they even adopted a few themes that was taken up by Chaucer. So Robert Harrison took up the theme of Testament of Cressida. He is a moralist. Harrison के बारे में कहा जाता है कि he was a moralist in his work. तो moralist इसलिए कि उसने इस पूरी जो थीम है इसकी क्रेसिडी की, है ना, तो उसमें हेनरिसन ने क्या किया? ही कंसिडर द मिजरेबल एंड ऑफ क्रेसिडी एज द मोस्ट फिटिंग। जहां पे चौसर ने बहुत ही लीनियंट होकर के क्रेसिडी को इसमें डील किया है, वहीं पे हेनरिसन कहता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ दैट वाज फिटिंग, दैट वाज समथिंग डिजर्विंग दैट हैपेंड विद क्रेसिडी। तो इसलिए देयर इज अ चेंज इन द ट्रीटमेंट विद दिस फिगर। तो क्योंकि एज अ मॉरलिस्ट ही मस्ट गिव व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ही कैन नॉट बी पार्शियल। आगे बढ़ते हैं। अनदर वर्क इज ऑर्फियस एंड यूरिडाइस। ये इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ही रोट द वुल्फ एंड द लैम्ब। अब वैसे तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वुल्फ एंड द लैम्ब है समथिंग लाइक बीस्ट फेबल और कुछ बच्चों की कहानी होगी, पर वुल्फ एंड द लैम्ब ये क्या है? इसमें इट वाज रिटन टू सैटिराइज द ऑपरेशन ऑफ द पुअर
गरीब लोगों का जो दमन हो रहा था, उनके साथ जो अत्याचार हो रहे थे, this is something that was prevalent in that society. So Henryson has tried to show that how the poor were oppressed during their time. ठीक है. The lamb signifies the poor. तो यहाँ पे lamb कौन है? They signify the poor, while the rich are represented by wolf. ठीक है, तो ऑपरेसर कह सकते हो, है ना, या जो कह सकते हो कि दमन करने वाले हो गए, वो हो गए रिच, अमीर लोग हो गए, ठीक है, तो वो हो गए वुल्फ, और जो गरीब लोग हैं वो क्या हो गए, लैम्प को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वुल्फ एंड द लैम्प एक तरीके से एलिगोरिकल वर्क है, जिसमें द राइटर इज ट्राइंग टू सैटिराइज द ऑपरेशन ऑफ द पुअर बाय द रिच। आगे बढ़ते हैं, विलियम डनबार को लेते हैं। देखिए, विलियम डनबार क्या है? ही वॉज ऑल्सो अ वेरी फेमस स्कॉटिश पोइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसने काफी वर्क लिखे थे, जो वॉल्यूमिनस राइटर, बहुत ज्यादा प्रोलिफिक राइटर था, बहुत कुछ लिटरेचर में उन्होंने लिखा था। थिशल एंड द रोज इसका इंपॉर्टेंट वर्क है। इट इज अ लव एलिगोरी। मैंने कहा ना कि एलिगोरी, ड्रीम विजन, ये कॉमन थीम जब चौसर ने यूज की तो उसको फॉलो करने वालों ने भी ऐसा ही कुछ लिखा। तो एलिगोरी है ये थिशल एंड द रोज, एंड इट वाज रिटन टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ जेम्स फोर्थ टू मार्गरेट ट्यूडर, द डॉटर ऑफ हेनरी सेवन। हेनरी सेवंथ की डॉटर थी मार्गरेट, उसकी जेम्स फोर्थ से मैरिज को थिसल एंड द रोज में बताया है। ठीक, आगे द गोल्डन बार्ज इज अ लव एलिगरी। गोल्डन बार्ज एक लव एलिगरी है। आगे बढ़ते हैं, द टाइडिंग्स फ्रॉम द सेशंस इज एन अटैक ऑन द लॉ कोर्ट। सेशन कोर्ट्स होते हैं ना जैसे, तो लॉ कोर्ट्स पे अटैक टाइडिंग्स फ्रॉम द सेशन में किया हुआ है। देखो, मैंने बेसिकली इसमें कुछ थीम देने की कोशिश की है कि टाइडिंग्स फ्रॉम द सेशंस किस थीम पे है, तो ज्यादातर क्वेश्चन सरफेशियल ही पूछे जाते हैं। अब it's up to you that whether you go in the depth study of these works or not. But I suggest you that when you took up, you have just taken up any major writer, then you go in depth study of that writer. But if you are taking some minor writers or poets, then you must just go through the superficial study of such writers, and that is quite sufficient. Otherwise, it's a huge syllabus, and it's very difficult to cover up this enormous study of Nat and Sat. Satire on Edinburgh, नेक्स्ट वर्क है। तो जैसे नाम ही बता रहे थे दैट दिस इज अ सटायर, एंड दिस सटायर अगेंस्ट द डर्टी कंडीशंस ऑफ द सिटी। एडिनबर्ग में के पर सटायर है, और सिटी में जो पुअर सैनिटरी कंडीशन हो सकती है, सड़कों की कंडीशन हो सकती है, तो सिटी की इस डर्टी कंडीशन पे इसने सटायर लिखा है। तो सटायर ऑन एडिनबर्ग इज अ सटायर ऑन द डर्टी कंडीशंस ऑफ सिटी। आगे देखते हैं, डांस ऑफ सेवन डेडली सिंस। अब ये भी देखो एलिगोरिकल हो गया। सेवन डेडली सिंस ये क्या है? मैकेबर इमेजिनेशन है, काल्पनिक एक तरीके से डरावनी कल्पना है, जिसमें क्या है, इट शोज द डांस ऑफ द सेवन डेडली सिंस इन हेल। तो एक बहुत ही हॉरिबल, ठीक है, सिचुएशन बताई हुई है सेवन डेडली सिंस की, किस तरीके से दे टेम्प्ट पीपल एंड हाउ दे मेक हैवक इन द लाइव्स ऑफ पीपल। द फ्लाइंग ऑफ डनबर एंड कैनेडिड, ठीक है, ये इसका नेक्स्ट वर्क है। आगे बढ़ते हैं, इन द विजिटेशन ऑफ सेंट फ्रांसिस डनबर सेटराइजेस चर्चमैन। इसको इंपॉर्टेंट कर देना कि ये भी एक्लेसियास्टिकल कंडीशंस थी, जो रिलीजियस पीपल थे उन पर सटायर है। तो देखो इसने क्या किया राइटर ने, अगर डनबर को देखो तो इसने कोर्ट पे भी सटायर किया, दैट इज सोशल जो कंडीशंस ऑफ द सिटी थी उस पे भी लिखा। नाउ ही satirizing religion also. So he has, just like Chaucer, he has tried to cover up all the major aspects of human contemporary life. और उसमें जहाँ जहाँ कमियां थी, as a responsible writer, he is trying to attack on all those foibles, all the weaknesses, all the, you know, we can say weaknesses of the society. वो सारी हाईलाइट करने की कोशिश की है। He wants an ideal society. The main purpose of these writers is this one. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्क है, इन द टू मैरी विमेन ही सैटिराइज द ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ ह्यूमन।
ये भी इम्पोर्टेंट। टू मैरी वीमन में ड्रिंकिंग हैबिट जो औरतों की है उसको सेटराइज किया। अब यहाँ पे देखो कि जिस तरीके से चौसर ने वाइफ ऑफ बाथ पर उसने अटैक किया था कि किस तरीके की स्टेटस थी औरतों की, है ना। जैसे उसने प्रायरस के साथ में लिखा था, है ना। तो प्रायरस हो गई, नन हो गई, इनके बारे में जो वीमन की कंडीशन थी उसको भी बताया, है ना। तो वाइफ ऑफ बाथ और प्रायरस दोनों को जो वीमन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस समय की औरतों की जो बुरी आदतें थी उसको उसने हाईलाइट किया। द सेम इज डन हेयर बाय डनबर्ग। और वो क्या लिख रहा है कि उनकी जो उस समय औरतों में ड्रिंकिंग की हैबिट होगी, तो उसको सेटराइज करने की इसने कोशिश की है इसमें। आगे बढ़ते हैं। गेविन डॉगलस। गेविन डॉगलस 1474 to 1522। His famous work is Palace of Honor। पैलेस ऑफ ऑनर, इट इज ड्रीम एलिगरी। देखिए ये ड्रीम एलिगरी हो गई, जिस तरीके से चौसर लिखा करता था ड्रीम एलिगरी, वैसे ही डॉगलस ने भी ड्रीम एलिगरी लिखी है। एंड इट इज इन मोर देन 2000 लाइन्स, 2000 से भी ज्यादा इसमें लाइन्स है पैलेस ऑफ ऑनर। आगे बढ़ते हैं। ही रोट एलिगरिकल वर्क किंग हार्ट। दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किंग हार्ट इज बाय डॉगलस एंड दिस इज एन एलिगरी। और इसका सब्जेक्ट क्या है? इट्स सब्जेक्ट इज ह्यूमन लाइफ टोल्ड इन द कैसल ऑफ किंग हार्ट। हार्ट यहाँ पे जो HART लिखा है, बेसिकली द राइट स्पेलिंग इज FEART। तो हृदय हो गया, दिल हो गया। तो उसके साम्राज्य में ह्यूमन लाइफ की क्या कंडीशन है उसको एलिगोरिकल बताया गया है। द किंग इज सराउंडेड बाय क्वीन, फाइव सेंसेस, फोर साइट एंड अदर कर्टियर्स। तो जो दिल है वो हमारी सेंसेस से ऑपरेट होता है, हम किस तरीके से अपने मन को कंट्रोल करते हैं, और या फिर वो कैसे सेंसेस से हम कंट्रोल होते हैं, तो उसको एलिगोरिकल इसने बताया है। तो इम्पोर्टेंट वर्ड अपीयर हो रहा है ये। तो डॉगलस जो है उसका पैलेस ऑफ ऑनर एंड किंग हार्ट, ये इम्पोर्टेंट वर्क हो गया। आगे बढ़ते हैं। हिज मेजर वर्क इज एनेडोस। अब एनेडोस को हाईलाइट कर दीजिए आप, ठीक है। विच इज अ ट्रांसलेशन ऑफ 12 बुक्स ऑफ वर्जिल्स एनीड। वर्जिल की जो एनीड है उसका ट्रांसलेशन है जो एनेडोस है वो। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, एक तरीके से एपिकल वर्क को ट्रांसलेट किया है, 12 बुक्स ऑफ एनीड, द enormous वर्क दैट डॉगलस हैज डन। तो इसको भी स्टार मार्क कर लेना। ही ऑल्सो हैज अ शॉर्ट पोएम टू स्टडी टाइटल्ड कंसाइंस। इसको भी आप अंडरलाइन कर लो। छोटी पोएम लिखी थी कंसाइंस। इस थीम इज कंसीट, किस तरीके से आदमी घमंड से भरा हुआ रहता है ना, ईगो से भरा हुआ रहता है, तो वो उसने इस पोएम में लिखने की कोशिश की है। तो ये होगा गेविन डॉगलस। नेक्स्ट देखते हैं सर डेविड लिंडसे 1486 to 1555। ही वॉज अ स्कॉटिश नाइट एंड अ पोइट। सबसे पहले स्कॉटिश नाइट भी था और पोइट भी थे। तो सर डेविड लिंडसे वॉज अ नाइट एज वेल एज अ पोइट। हिज बेस्ट पोएम इज स्क्वायर मेल्ड्रम। ठीक है, स्क्वायर मेल्ड्रम इनका बेसिक मेन वर्क था, which is a blend of romance and realism। रोमांस शिवैलरी भी होगी इसमें, रियलिज्म भी होगा, उस समय की सोसाइटी को भी बताया हुआ होगा। इट इज शिवैलरिक बायोग्राफी ऑफ लिंडसेज एक्वेंटेंस सर विलियम मेल्ड्रम। तो एक तरीके से बायोग्राफिकल वर्क है, और लिंडसे के कंटेम्प्ररी उनके एक्वेंटेंस थे, है ना। तो सर विलियम मेल्ड्रम, उनकी लाइफ को इन्होंने इसमें बताया है। ठीक है, तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट वर्क स्क्वायर मेल्ड्रम है लिंडसे का, ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ स्कॉटिश चॉसेस, किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। ही इज नोन फॉर हिज वर्क किंग स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है बुक, किंग्स बुक। बुक का टाइटल क्या है? किंग्स बुक। ठीक है, तो ये इनका सबसे मेजर वर्क था। और सबसे बड़ी बात, ये राइम रॉयल में लिखा गया है। राइम रॉयल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो स्टेंजा पे वीडियो बनाया था, चौसर पे बनाया था। इट्स अ 7 लाइन स्टेंजा है, ठीक है, विद राइम स्कीम A B A B B C C। 7 लाइन स्टेंजा है और विद राइम स्कीम A B A B B C C। ये राइम रॉयल है।
And Chaucer was the first one to introduce this 7-line stanza into English. But it is said, I'm not quite sure, but it is said that it was used by King James I of Scotland, and that's why this rhyme got the name royal with it. तो इसको rhyme royal कहा गया. कई इसको rhyme को कहते हैं कि ये change हुआ है, ये chime से बना हुआ है, but I'm not sure. But commonly this is agreed upon that this is called rhyme royal because of the use of this rhyme by King James I of Scotland. That's why this was called rhyme royal. अब ये जो वर्क है किंग स्क्वायर, ये क्या है? इट इज समवॉट ऑटोबायोग्राफिकल. तो जो किंग जेम्स है, इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए हैं इसमें, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑटोबायोग्राफिकल एंड डील्स विद हिज इम्प्रिजनमेंट बाय किंग हेनरी फोर्थ ऑफ इंग्लैंड. जो लगभग 18-19 साल वो जेल में रहे थे. किंग हेनरी जो फोर्थ है इंग्लैंड के, उन्होंने उनको जेल में डाल दिया था. तो जेल में ही इन्होंने उनकी जो डॉटर है या उसको देखता है, वहीं पे उसको उससे प्यार हो जाता है और बाद में उससे मैरिज भी करता है. तो अपने उस पूरे लव जो अफेयर है उसको इसमें इसमें भी बताया हुआ है. इट स्टार्ट्स विद द नरेशन रीडिंग. ये इंपॉर्टेंट याद कर लो एक आप तो इस वर्क को. कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी, पर्थियस राइटर है उसकी. ये वर्क ऐसे जब कहानी शुरू होती है ये किंग स्क्वायर, तो इसमें जो नरेटर है वो इसमें ये किताब पढ़ रहा होता है. तो कई बार किसी भी बुक के बिगिनिंग पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो जो नरेटर है वो स्टार्ट में ये बुक पर्थियस की कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी पढ़ रहा होता है. फ्रॉम द प्रिजन ही सीज अ ब्यूटीफुल लेडी एंड फॉल्स इन लव विद हर. और ये पर्सनल उनकी लाइफ के कुछ फैक्ट्स भी इस बुक में है, तो that's why this is somewhat autobiographical. So students, this is all about Scottish Chaucerians. I have taken up 5 to 7 important writers of Scotland, and those writers who started following Chaucer and the literary trends that he used. So these writers very you can say excellently worked on the path of Chaucerian, and they really beautifully worked in their field. तो स्कॉटिश चॉसरियंस में आज इतना ही पढ़ेंगे. आगे बढ़ेंगे लगभग 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी लगभग पोइट्स हो गए चुके हैं. नेक्स्ट वीडियो विल सी हाउ prose writers started writing in 15th century and how drama started taking up shape and how it was shifted to 16th century where very important dramatists started writing dramas. This is all we will have in the further classes. So we'll see you. We will see the next videos very soon. तब तक के लिए goodbye. Take care.